नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी रिपब्लिक डे। और क्योंकि रिपब्लिक डे के तुरंत बाद हफ्ते भर के अंदर आपका हमारा देश का बजट आ जाता है। अब ये बजट जो है ये क्या वाकई मुश्किल भरा आने वाला है। हर तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। यहाँ पर मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूँ अभी से कि इस बार हम एक बड़े टैक्स के जाल में फंसने जा रहे हैं। तैयारी कर लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि मौसम जो है खुशगवार नहीं अगले महीने से। दरअसल मोदी जी इसलिए टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं आप कह सकते हैं सरकार से, टैक्स इसलिए बढ़ाना चाहते हैं और हर तरह का टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, हर कदम पर टैक्स बढ़ाना चाहते हैं। ये जो टैक्स रिजीम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के पास उपाय भी नहीं है, कोई चारा भी नहीं, विकल्प भी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि देश पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं पिछले 4 साल की बात करूं तो जो पब्लिक डोमेन में जो आंकड़े कहते हैं, 4 साल पहले हिंदुस्तान पर जो कर्जा था देश पर वो तकरीबन 86 लाख करोड़ था, 86 लाख करोड़ था। जी हाँ, जो बढ़कर 4 साल में 86 से 176 लाख करोड़ हो गया। दुगने से ज़्यादा कर्जा बढ़ गया, आप ये कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ कर्जा बढ़ रहा है, बोझ बढ़ रहा है, 1.25 लाख करोड़ का कर्जा था, ये पिछले साल की बात है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। और दूसरी जो ट्रेजेडी है वो ये है, त्रासदी, कि देश की जो आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आमदनी अगर पिछली बार का आप बजट देखें तो तकरीबन आप कह सकते हैं 31 लाख करोड़ की आमदनी थी टैक्स के रूप में, तरह तरह के रेवेन्यू। और जो खर्चा था वो 31 की जगह 32 की जगह 35 नहीं था, 45 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्चा था। यानी आमदनी 31, खर्चा 45। अब हालात तो आप देख ही रहे हैं, एक तरफ महंगाई आसमान छू रही, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, चीज़ों के जो दाम है, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही, लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। और जब आप महंगाई को लेकर इन्फ्लेशन को लेकर जब मोदी जी से संसद में सवाल किया जाता है, वो मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। वो कहीं ना कहीं जिक्र नेहरू जी का कर देते हैं। बात अब की हो रही है, जिक्र नेहरू जी का हो रहा है। नेहरू जी, जी हाँ, नेहरू जी की वजह से महंगाई का सामना आज हम और आप कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी को सुन लीजिए। इतिहास गवाह है, जब भी कांग्रेस आती है महंगाई लाती है। कहा गया था कभी और किसने कहा था वो मैं बाद में कहूंगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट किसका है? ये कहा था हमारे पंडित नेहरू जी ने, लाल किले से कहा था उस समय। हर चीज की कीमत बढ़ जाने की वजह से मुसीबत फैली है, आम जनता उनमें फंसी है। अब मोदी जी चाहे नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएं या मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराएं, अब इत्तेफाक से दोनों ही लोग इस दुनिया में नहीं हैं, या फिर वो राहुल गांधी को या विपक्ष को जिम्मेदार ठहराएं, हकीकत दोस्तों ये है कि अगर आप मोदी जी का टेन्योर देखते हैं, उनका कार्यकाल देखते हैं 10 सालों का, 2014 से 2025 है यूँ तो, लेकिन 2024 तक 10 साल, क्योंकि डेटा तभी का अवेलेबल है। अगर ये आप कार्यकाल देखेंगे तो हर चीज़ जो आप सोच सकते हैं उसके दाम ने आसमान छुआ। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें ग्राफिक्स, चावल ही ले लेते हैं, चावल आटा अगर आप ले, चावल देखिए 50-55 का था चावल उस वक्त, अच्छी किस्म का। 2024 में पर केजी 100-110 पहुंच गया। जी हाँ, राइस, आटा देखें 25 से 30 था इसका रेट, ये 48-55 और उससे भी कहीं ज़्यादा। अगर आप आशीर्वाद का आटा लेते हैं तो और भी ज़्यादा महंगा है अगर आप ग्रॉसरी स्टोर से लेते हैं। दूध आप देखें तो 40 से 50 रुपए के आसपास था, जो तकरीबन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दाम है, 66 से 70 रुपये ऑन एन एवरेज है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो रिपोर्ट्स हैं, तरह तरह की जो रिपोर्ट्स आए मेरे पास, उसमें बहुत से मिडिल क्लास और ख़ासकर लोअर मिडिल क्लास ने दूध की कंजम्पशन कम कर दी है। बच्चे वालों घरों में भी अगर 1.5 लीटर लेते थे तो 1 लीटर या आधा लीटर लिया जा रहा है। ये आलम है महंगाई का। देसी घी लेखें आप, देसी घी 300-350 था, ये तकरीबन 600 के ऊपर है। ब्रांड पे अगर आप किसी बड़े ब्रांड पे जाएंगे तो 700-800 भी पहुंच सकता है। अगर आप चॉकलेट देखें बच्चों की, तो अगर एक स्ट्रिप 100 ग्राम की
45, 50, 55 रुपए की थी तो वो अब 80 से 100 रुपये। अब डीजल भी हम जोड़ सकते हैं, हम बिजली की भी बात कर सकते हैं, हम पेट्रोल की भी बात कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक और आइटम मैं दे देता हूँ। मूवी टिकट आप देखिए, मूवी लोग देखने क्यों कम कर रहे हैं? 110 के आसपास का 100 रुपये में टिकट मिल जाता था, आज वो टिकट 200-300 रुपये। और दिल्ली में कई ऐसे हॉल हैं, थिएटर्स हैं, मल्टीप्लेक्स हैं जहाँ पर टिकट 700-800 रुपये तक का भी है। ये हाल है। अब मोदी जी भले ही ये आंकड़े स्वीकार ना करें, वो ना माने कि साहब महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन जो जनता है सड़क पर है, खासकर मिडिल क्लास, गरीबों की तो, पुअरर सेक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उनकी तो पूछे ही मत। अगर आप मिडिल क्लास से भी बात करेंगे तो 100 में से 99 लोग कहेंगे कि महंगाई आसमान छू रही है। कौन मोदी जी आके हमें पूछते हैं कि मैडम आप क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो? 5 years पहले हम खर्चा कर सकते थे। Milk, bread, I mean, prices have skyrocketed. दोस्तों हकीकत तो यही है कि मौसम जो है अब आने वाला खुशगवार नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, सीट बेल्ट बांध लीजिए, फरवरी का महीना है, बजट का महीना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र करना चाह रहा था, पीसी चिदम्बरम साहब को मैं मानता हूँ कि यूँ तो ये कांग्रेस के हैं, विपक्ष के हैं, लेकिन अगर आप वन ऑफ द बेस्ट फिनेंस मिनिस्टर करेंगे आज के दौर के, मैं मनमोहन सिंह को नहीं गिन रहा हूँ, आज के दौर के अगर आप किसी अच्छे वित्त मंत्री को मानेंगे, जो बजट जिन्होंने देश को दिए हैं, जो सरकार चलाई है, वो चिदम्बरम थे। उनकी आज भी रायशुमारी ली जाती है। कई ऐसी सरकारें हैं जो गैर कांग्रेसी हैं, चिदम्बरम साहब से पूछती हैं। चिदम्बरम साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में और आंखें खोल दी। अंग्रेज़ी का आर्टिकल है, लेकिन एक पॉइंट में उनके साथ उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। उनका कहना है, चिदम्बरम साहब का, कि जो मिडिल क्लास है, हिंदुस्तान की जो ग्रेट मिडिल क्लास है, जिसकी आमदनी आप कह सकते हैं 35-40 हज़ार रुपये महीने से लेकर 2-2.5 लाख 3 लाख तक जाती महीने की, वो जो मिडिल क्लास है आज के दौर में उसकी जो रीढ़ की हड्डी वो तोड़ दी है महंगाई ने, कमर तोड़ दी है। और उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि मिडिल क्लास की जो बाइंग कैपेसिटी है, खरीदारी की जो उनकी क्षमता है खरीदने की, परचेजिंग पावर, इस दौर में 30% नीचे आई है, 30% नीचे आई। यानी अगर कोई 100 रुपए की खरीदारी करता था तो आज की तारीख में वो सिर्फ 70 रुपये खर्च कर पा रहा है, 70 रुपये का सामान ले पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं उसको कट करना पड़ा है, तो शैम्पू कट करे या देसी घी कम करे, या फिर कपड़े जो है बच्चों के लिए उसकी खरीद कम करे बच्चों के लिए, या फिर उसको कहीं ना कहीं 30% बजट कम करना है। 100 की जगह 70 ही खर्च कर पा रहा है। और अगर आप पुअर सेक्शन की बात करें, गरीबों की बात करें, कल्पना से परे। चिदम्बरम कहते हैं 69%, ऑलमोस्ट 70% जो बाइंग पावर है, परचेज करने की जो ताकत है, खरीदने की जो ताकत है, क्षमता है, कम हुई है। यानी कोई गरीब अगर 100 रुपये खर्च करता था तो आज सिर्फ 30 रुपये ही खर्च कर पा रहा है। कल्पना करिए क्या हाल होगा उस घर के बजट का। और सबसे ज़्यादा हालत अगर किसी की खस्ता है तो जो गरीब आदमी, यानी जो किसान कस्बे में आ जाता है, कस्बे से शहर में आ जाता है, जो विलेज से माइग्रेट करके शहरों में आता है, स्लम्स में रहता है, बस्तियों में रहता है, सबसे ज़्यादा उसकी हालत ख़राब है, क्योंकि शहर में महंगाई और ज़्यादा है और आमदनी के नए ज़रिए नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 4,000 रुपये घर का किराया दे रहा है, किसी कमरे का किराया दे रहा है महीने का, तो उसकी आमदनी 3,000-3,500 4,000 रुपये भी नहीं है। खुद सुनिए। किराए पर रहते हैं। कितना किराया? 4,000। और कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं है। तो दोस्तों एक तरफ जो मिडिल क्लास है उसकी कमर टूट रही है, जो पुअरर सेक्शन है, जो वाकई बेहद गरीब हैं, उनकी तो मैंने कहा हाल ही मत पूछिए, जिस लाचारी और बेबसी का वो सामना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत रोज़ी पिक्चर है, और रोज़ी पिक्चर ये है कि जो कॉरपोरेट घराने इस देश के सुपर रिच, वो और सुपर रिच हो रहे हैं। और उसमें मोदी जी के कुछ खास लोग भी हैं जो हो सकता है 2028 तक इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए। या गौतम अडानी, एलन मस्क को बीट कर सकते हैं, ये पहले ट्रिलियनर हो सकते हैं जो 2028 में हो जाएंगे। अब अगर मैं कॉरपोरेट की बात करूं तो मोदी जी ने दिल खोलकर कॉरपोरेट को ऑब्लाइज किया है, लोन माफ़ किए हैं लाखों करोड़ के। जैसे कॉरपोरेट प्रॉफिट 2022-23 में तकरीबन
10,88,000 करोड़ था। आप कह सकते हैं 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट हमारी कॉरपोरेट कंपनीज ने कमाया था, जिसमें अडानी साहब भी हैं और अंबानी साहब भी हैं। मोदी जी ने इस प्रॉफिट के बावजूद तकरीबन 2,09,144 करोड़, तकरीबन 2 लाख करोड़ जो बैंक के कर्जे थे वो माफ़ कर दिए। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो रहा है, लेकिन जो दोस्त हैं, जो कॉरपोरेट हैं, 2 लाख साल में 2 लाख करोड़ रुपए उनका जो लोन है माफ़ किया जा रहा है। ये सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है। अब दोस्तों, हर फील्ड में, हर सेक्टर में आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आया है, महंगाई बढ़ी है, कीमतें बढ़ी हैं। मिसाल के तौर पर इलाज महंगा हुआ है, हेल्थ केयर सर्विसेज महंगी हैं, तकरीबन कुछ सालों में 14% इजाफा है। अगर आप एजुकेशन देखें तो 11% उसमें भी इजाफा है। यानी शिक्षा जो है, प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ या हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, 11% उसमें वृद्धि हुई। अब इस तरह के आंकड़ों में मैं बहुत उलझना नहीं चाहता, ना आपको उलझाना चाहता हूँ। सीधी बात यह है कि क्या बजट के बाद दुश्वारियां बढ़ेंगी, या फिर मोदी के पास या निर्मला सीतारमण के पास कुछ इस तरह का कोई मंत्र है कि टैक्सेस जो हैं उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए, या फिर कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से उलझी हुई है, जकड़ी हुई है तमाम, आप कह सकते हैं, परेशानियों के बीच में, कि कोई रास्ता नहीं है, नो ऑप्शंस। टैक्स ही बढ़ा सकते हैं क्योंकि इतना कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है। मुझे लगता था कि इस पर थोड़ा सा एक सेकंड ओपिनियन लूँ, एक और राय लूँ, इस पर एक्सपर्ट की राय लूँ। ये बात तो मैंने उन आंकड़ों की जो पब्लिक डोमेन में। मैं चाहता था कि एक एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात कराऊँ और उनसे भी समझने की कोशिश करूँ कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं और क्या इन गलतियों से बचा जा सकता है, और अगर गलतियाँ हो रही हैं, बचा नहीं जा सकता, तो हमारे और आपके लिए आने वाले दिन कैसे होंगे जो फरवरी से शुरू हो रहे हैं। आज मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब को बुलाया, उनको न्योता दिया। इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, फाइनेंस के, बाज़ार के, अर्थव्यवस्था के, सरकार के साथ काम किया है, पढ़ाते भी थे, अच्छा बोलते हैं। मैंने उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा प्लीज़ आप आंकड़ों में मत उलझाइएगा, आम आदमी की भाषा बोलिए, सुनिए उनको, खुद तय करिए आने वाले दिन आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए कैसे होने जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अगर मैं पलट के देखता हूँ, भारत की स्थिति देखता हूँ, तो जो हमारे ऊपर कर्जा है देश पर बढ़ता जा रहा है। अब 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है, ये कोई मामूली रकम नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो महंगाई है, महंगाई भी बढ़ रही है, और महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ रही है। अमीर अमीर हो रहा है और जो गरीब है गरीब हो रहा है। आज चिदम्बरम साहब ने, जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि साहब जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की जो क्षमता है, वो कहीं ज़्यादा 30% से ज़्यादा घट गई है, और जो गरीब आदमी है उसकी खरीदने की क्षमता 70% घट गई है। दुकानदार से मैं बात कर रहा था, उनका ये कहना है कि जो लोग शैम्पू 100 ml का लेते थे, अब वो 2 पाउच ले लेते हैं। जिनके घर में 1.5 लीटर मदर डेयरी का दूध जाता था, वो 1 लीटर ले रहे हैं। और कुछ ऐसे परिवार हैं जहां सिर्फ आधा लीटर दूध लिया जा रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आखिर नरेंद्र मोदी जो एक विजन लेके आए थे, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, एक बड़ी सी टीम लाए थे, बहुत से वादे किए थे, क्या हो गया, कहां गलतियां कहां हो गई मोदी जी से? अखिल साहब। अच्छा, अब आप ये बताइए एक चीज, जो अर्थशास्त्र का कोई मोटा सिद्धांत नहीं, एक साधारण सिद्धांत है। मान लीजिए आपकी आमदनी है 5,000 करोड़ रुपए रोज, और ये हो जाए 10,000 करोड़ रुपए रोज, आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे क्या? नहीं बढ़ाएंगे जी। क्योंकि अडानी अंबानी के पास अगर पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन नहीं बढ़ाएंगे, वो सप्लाई बढ़ाएंगे, वो नई इंडस्ट्री लगाएंगे। नई इंडस्ट्री लगाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। अच्छा, यही चीज अगर आप देश के गरीब आदमियों को 5,000 रुपए महीना दे दीजिए, भारतवर्ष के जो 80 करोड़ लोग जिनको 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं, इनको 5,000 रुपए दे दीजिए, आप देखिए आपकी जीडीपी डबल हो जाएगी और देश के अंदर इंडस्ट्री भी प्रॉस्पर करेगी। वो इसलिए कि जब ये डिमांड क्रिएट करेंगे, जब ये चीजें मार्केट के अंदर खरीदेंगे, तो इंडस्ट्री को फायदा होगा, देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, सब लोगों को फायदा होगा। अगर ये खाई बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, वो कंजम्पशन नहीं बढ़ा रहा, लेकिन सप्लाई बढ़ाना चाहता है, वो दुबई चला जाता है, वो जर्मनी चला जाता है, वो अमेरिका में जाके वहां पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर लेता है, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। 80% लोगों में परचेजिंग पावर नहीं है। अगर परचेजिंग पावर नहीं है, उनकी खरीदने की क्षमता नहीं है। आपने जैसे कहा महंगाई बढ़ रही है,
आमदनी घट रही है, रोजगार मिल नहीं रहे हैं। देखिए, मुझे महंगाई से कोई परेशानी नहीं, अगर मेरी आमदनी हर साल 15% बढ़ जाए और इन्फ्लेशन 10% बढ़ जाए, मुझे क्या 5% का सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी आमदनी न बढ़े और इन्फ्लेशन 10% का हो तो मेरे लिए जानलेवा है। आज हिंदुस्तान के लोगों के साथ यह हो रहा है। अच्छा, इसके बावजूद सोचिए आप, जब लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों की परचेसिंग पावर नहीं बढ़ रही, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, तो ये मूल्य वृद्धि हो क्यों रही है? भाई, अगर मान लीजिए मटर का उत्पादन, टमाटर का उत्पादन, आलू का उत्पादन वही है जो पिछले साल था या 4-5% बढ़ा। अच्छा, प्रोडक्शन तो बढ़ गया और इनकम बढ़ी नहीं। आपने जैसे कहा कि जो शैंपू ले रहा है वो सैशे में ले रहा है, जो पहले 2 लीटर दूध ले रहा था वो आधा लीटर दूध ले रहा है। भाई, अगर लोगों की कंजम्पशन कम हो गया है तो प्राइस गिरने चाहिए। भाई अर्थशास्त्र यही तो मूल सिद्धांत अर्थशास्त्र का क्या है, जब डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे। अगर सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो दाम घटेंगे। सप्लाई बढ़ गई, डिमांड नहीं है तो दाम घट गए। लेकिन अगर डिमांड नहीं है और सप्लाई बढ़ गई, इसके बावजूद दाम बढ़ गए, इसका मतलब यह है बिचौलिए पैसा खा रहे हैं। ओके भाई, आप ये सोचिए, किसान को अगर 10 रुपए टमाटर का मिल रहा है और हमें 100 रुपए का मिल रहा है, तो ये 90 रुपए कौन खा रहा है? ये बीच का बिचौलिया खा रहा है। अच्छा, बिचौलिया को प्रोफेसर साहब तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप, मुझे लगता है मोदी जी तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और आप कह रहे हैं 90 रुपए कोई और खा जा रहा है बीच में। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। मोदी जी के रहते 100 में 90 रुपए कौन खा जाएगा? खा रहे लोग। कहना दीपक जी एक चीज होता है, करना एक चीज होता है। ये तो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं ना आपको। आप एक प्रोग्राम कीजिए, गांव के अंदर चले जाइए और गांव के अंदर किसानों से पूछिए उसे मटर का, टमाटर का, बाकी फसलों का दाम क्या, आलू है, बैगन है जी। वो कहता है कि साहब हमारे यहाँ आइए, 10 रुपए किलो में जितना उठा के ले जाना हो ले जाइए, अगर आप सीधे उससे ले आए तो। अच्छा, लेकिन वही चीज मंडी में वो बेचता है 10 रुपए की, फिर उसके बाद उसका बल्क रिटेलर लेता है, उसे बेचता है 30 रुपए की, छोटा रिटेलर लेता है 40 रुपए की, आपको बेचता है 100 रुपए की और आपको खरीदना पड़ता है। तो ये जिसको रोकने की जिम्मेदारी है, डिमांड कम होने के बावजूद, सप्लाई बढ़ने के बावजूद दाम का बढ़ना एक बहुत खतरनाक संकेत है। तो अगर आपने जो नरेगा जैसा प्रोग्राम था, भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा प्रोग्राम क्यों चलाया था? नरेगा में था, एक तो काम करिएगा तब आपको पैसा मिलेगा, और अगर हम आपको काम देंगे और पैसा देंगे तो उससे आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, और परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो इंडस्ट्री। अब आप सोचिए 2007-8 में जब सब प्राइम क्राइसिस आया और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, उस समय भी लोगों की, हमारे देश की जीडीपी वन ऑफ द हाईएस्ट थी। क्यों थी? क्योंकि इंडस्ट्री के पास, देखिए अगर इंडस्ट्री को डिमांड मिल जाए तो हमारी इंडस्ट्री क्या, वर्ल्ड की कोई भी इंडस्ट्री वहां पे सप्लाई क्रिएट कर देगी। आप रेगिस्तान में डिमांड क्रिएट कर दीजिए, इंडस्ट्री जाके फैक्ट्री लगा देगी, माल बेच देगी। इंडस्ट्री वाले केवल डिमांड सेंटर्स को देखते हैं। आपने अपनी नीतियों में क्या किया कि अमीरों को बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, वो जाके दुबई में और अमेरिका में बस गए, जिनको अब डोनाल्ड ट्रंप निकाल रहे हैं। वहां की वो नागरिकता ले रहे हैं, भारत को छोड़ के वहां चले जा रहे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं टैक्स 15% कर दूंगा, कॉर्पोरेट टैक्स। हमारे देश के अंदर 25% का कॉर्पोरेट टैक्स है और हम लोग 33% का टैक्स दे रहे हैं। तो अमीरों को तो आप सुविधा दे रहे हैं शेयर मार्केट को बढ़ाने के लिए, और एनपीएस के माध्यम से भी शेयर मार्केट में पैसा ठूंसे चले जा रहे हैं, जिससे शेयर मार्केट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन गरीब के हाथ में अगर पैसा नहीं है, तो गरीब अगर नहीं खरीदेगा तो इकोनॉमी आपकी कैसे प्रॉस्पर करेगी? तभी आपकी जीडीपी गिर रही है। एक चीज और यहाँ स्वामी साहब पूछना चाहेंगे, मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने भी उनकी एक सभा, कई सभाएं मैंने उनकी जो है कवर करी। मोदी जी कहते थे कि हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम करेंगे, हर जिले में एक कारखाना लगेगा और कारखाने जो हैं चाइना के टक्कर के होंगे। हम जो है उसमें सामान बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, आमदनी भी बढ़ाएंगे, सामान सस्ता भी देंगे। तो वो जो मेक इन इंडिया था उसका क्या हुआ? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हम चाइना के आगे घुटने टेकते जा रहे हैं। जहां तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, हम चाइना को एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, 10-15% कर रहे हैं, और 80-90% हम चाइना से ले रहे हैं। तो क्या जो फैक्ट्री वाला मिशन था वो मोदी जी का इसलिए कामयाब नहीं हो गया कि मोदी जी किसी और लाइन में लग गए, या मोदी जी के पास काबिल आदमी नहीं थे,
या निर्मला सीतारमन या जो उद्योग मंत्री थे या वाणिज्य मंत्री थे, वो मोदी जी की स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए या मोदी जी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे? क्या मेक इन इंडिया, फैक्ट्रियां घटने से, फैक्ट्रियां नहीं लगे, कारखाने नहीं लगे, इससे सीधा असर आम आदमी पे पड़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है? देखिए, अगर फैक्ट्री लगी होती तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। आप ये सोचिए, राजीव गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 फर्टिलाइजर प्लांट लगाए थे। एक जगदीशपुर में के अंदर लगा था, एक बबराला में लगा था, 4 लगे थे। और उस जमाने में 750 करोड़ पर यूनिट के हिसाब से वो फैक्ट्रियां लगी थी, जो आज इंडोगल फर्टिलाइजर, जो आज बिरला जी देखते हैं। कितने हजार लोगों को नौकरियां मिली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कितनी प्रोस्पेरिटी उसकी वजह से आई। आप मुझे उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्री बता दीजिए जो पिछले 10 साल में लगी हो। जी भाई, अगर आप कुंभ में, भाई ठीक है, कुंभ ठीक है, पारंपरिक पुराने समय में हमारी दादी भी स्नान करने जाती थी, नंगे पैर जाती थी, एक शुद्ध साध्वी की तरह जाती थी। लेकिन आज तो 1 लाख रुपए का टेंट अगर लेने वाले लोग वहां पहुंच जाएंगे, और जो श्रद्धालु लोग हैं, जो असली श्रद्धा मैया गंगा से करते हैं, उनको खुली सड़क पे सोना पड़ेगा और ठंड में सोना पड़ेगा, तो श्रद्धा तो नीचे हो गई, पैसा ऊपर हो गया। उससे प्रॉस्पेरिटी से कैसे आएगी? प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको लोगों को नौकरियां देनी पड़ेंगी। सरकारी नौकरी आप भर नहीं रहे। सरकारी नौकरी इसलिए नहीं भर रहे कि उससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो आपके पास पैसा ही नहीं होगा अडानी जी के लोन माफ करने के लिए, अंबानी जी के लोन माफ करने के लिए। तो आपने ध्यान जो दिया वो इंडस्ट्री लगाने में तो दिया नहीं। क्या मोदी जी को एक बेहतर वित्त मंत्री रखना चाहिए था? निर्मला सीतारमन से बेटर हो? अगर मोदी जी के पास अच्छी टीम होती तो क्या ये जो जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, आपको लगता है कि वो दिक्कतें जो हैं उनसे निपटा जा सकता था? क्या मोदी जी ने टैलेंट को, मेरिट को तरजीह नहीं दी, चापलूसों को भर लिया अपनी सरकार में, जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है, हम और आप भुगत रहे हैं, देखने वाले भुगत रहे हैं? नहीं, चापलूसों को नहीं भरा, उन्हें डरे हुए लोगों को भरा। देखिए, एक चीज दीपक जी, चाणक्य ने एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था। चाणक्य ने कहा था, वही राज्य समृद्धि करता है जिसके मंत्री निर्भीक होकर बोलते हैं। भाई, मंत्री तो कॉम्पिटेंट हैं, आपके सेक्रेटरीज तो सारे कॉम्पिटेंट हैं, सब समझदार हैं, सब जानते हैं क्या बोलना चाहिए। आज से 20 साल पहले मैं भी सर्विस में था, तो ये होता था कि आप अगर चीफ मिनिस्टर से भी बोलते हैं कि सर ये जो आदेश आप दे रहे हैं ये उचित नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली उचित नहीं है, टेक्निकली ठीक नहीं है, तो कहते ठीक है यार, तुम कह रहे हो, पढ़े लिखे हो, जाओ मत लाओ यार, इसको चेंज कर दो। नहीं करते इसको। अब मुश्किल यह हो गई है कि मोदी जी ने कहा कि ये करना है, नोटबंदी करनी है। विश्व के अंदर दीपक जी एक भी देश ऐसा बता दीजिए जहां नोटबंदी हुई हो और वहां पे उसको वापस नहीं लेना पड़ा हो और वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद ना हो गई हो। एक देश। क्या अमेरिका को नहीं पता कि उसके यहां 20% डॉलर जो है वो फेक हैं? 20%। वो नोटबंदी क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता है उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। चिदंबरम ने 2004 में एक नोटबंदी की थी। कैसी नोटबंदी की थी किसी को पता ही नहीं चला। उसके पहले जो नोट हम लोगों को मिला करते थे उसमें ईयर ऑफ प्रिंटिंग पब्लिश नहीं होता था, प्रिंट नहीं होता था। उन्होंने कहा कि पुराने नोट लाओ जिसमें ईयर नहीं है प्रिंटेड, हम नए नोट देंगे जिसमें ईयर प्रिंटेड होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, पुराने लाओ, बैंक जमा कर लेगा और नए तुम्हें दे देगा बिना कुछ पूछे ताछे। जब आपने निर्णय लिया तो आरबीआई गवर्नर को तो बाद में बताया गया ना कि मैंने निर्णय ले लिया है, आपको तो दस्तखत करने हैं। वरना कौन आरबीआई गवर्नर जो पढ़ा लिखा आदमी है नोटबंदी को सपोर्ट करता? पूरा अपने सिस्टम, एग्रीकल्चर को, मेडिकल सिस्टम को, पूरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खत्म कर दिया। क्योंकि यहां मंत्री निर्भीक होकर ना बोल पाए, वहां राजा अगर बुद्धिमान बहुत ज्यादा ना हो। ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी बुद्धिमान नहीं है, लेकिन देखिए बुद्धिमत्ता का एक स्तर, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हो सकता। क्या आपको स्वामी जी लगता है, जिस तरह से आप इकोनॉमी को देख रहे हैं, आप फिनेंस पढ़ाते थे, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, एक बहुत लंबा आपका एक करियर रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, तमाम नेता, ब्यूरोक्रेट सबके साथ आपके इंटरेक्शंस हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश की इकोनॉमी फंस गई है और जो टैक्स हैं, टैक्स बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि सरकार के पास अगर कोई आमदनी नहीं है, सरकार के पास देश में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, तो जाहिर तौर पर मिडिल क्लास पर टैक्स लगेगा। क्या आपको लगता है कि मिडिल क्लास की कमर टूटने वाली, टैक्स और बढ़ेगा, जीएसटी और बढ़ेगी?
देखिए, एक दीपक जी माफ कीजिएगा, मिडिल क्लास की डेफिनेशन ही अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। 15,000 रुपए महीने कमाने वाला भी अपने को मिडिल क्लास कहता है और 4 लाख रुपए महीने कमाने वाला भी अपने को मिडिल क्लास कहता है। अच्छा, जो 4 लाख महीने कमाने वाला वो कहता है इनकम टैक्स में रिबेट दे दो। देखिए, मेरे लिए लेट अस बी वेरी फ्रैंक, कोई बुरा माने तो माने, मेरे हिसाब से हमारे देश में सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, और 15-20 हजार रुपए महीने कमाने वाले को। मैं 4 लाख रुपए महीने कमाने वाले को मिडिल क्लास नहीं मानता जी। वो प्रिविलेज क्लास है। वो इतने ज्यादा प्रिविलेज है क्योंकि देश के अंदर जो परिस्थिति है वास्तविकता में, आप किसी विश्व के देश में, आप किसी डेवलप्ड नेशन में जहां आप चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी जो 40,000 रुपए कमा रहा है या 50,000 या 70-80 हजार रुपए भी कमा रहा है, वो भी दिल्ली में 2 कमरे के मकान में नहीं रह पा रहा है। नहीं, वही मैं आपसे कह रहा हूं, मैं उसको मिडिल क्लास मानता हूं। मैं 70-80 हजार रुपए कमाने वाले को भी मिडिल क्लास, लेकिन 4 लाख रुपए महीने कमाने वाले को मिडिल क्लास नहीं मानता। नहीं, ठीक है, सही बात। लेकिन वो अपने को मिडिल क्लास कहता है, वो कहता है मेरे को इनकम टैक्स के रिबेट दे दो। देखिए, जो 70-80 हजार रुपए कमाने वाला है वो 20-25 हजार का तो किराया देगा, पहले तो टैक्स दे देगा 30% जी। तो उसको मिल मिला के 50 हजार बचेगा, उसमें 20 हजार का किराया दे देगा, 20 हजार बच्चों की फीस दे देगा, और ईएमआई होगी, फिर नौकरी का प्रेशर होगा, नौकरी से निकाल दिए तो क्या होगा, ईएमआई कैसे पे करेगा, वो सारे दिन टेंशन में रहता है। उसको मदद की आवश्यकता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको मदद की। मैं तो ये मानता हूं कि देश के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी 10,000 रुपए महीने कम की आमदनी हो। आपको क्या लगता है कि क्या बजट में, जैसा हम लोग सुन रहे हैं, कई टैक्स और बढ़ने वाले हैं, जीएसटी और बढ़ने वाली है और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, क्या आने वाले दिन हम सबके लिए एक चुनौती भरे होंगे? और आपको कोई रास्ता देखता है कि शायद ऐसा मोदी जी करें तो शायद इकोनॉमी बेहतर हो जाए, या इंडस्ट्री को बढ़ाएं, या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें? आने वाले दिन आपको कैसे लगते हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत सारी गलतफहमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई भी पत्रकार या इकोनॉमिस्ट खुल के नहीं बोलना चाहता है। जो ये आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है, जिसको आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया है, ये देश के दुखों का बहुत बड़ा कारण है। शहर तो आपने ऐसे बना दिए हैं जो लंदन और न्यूयॉर्क जैसे हैं, और गांव आपने बना दिए हैं जैसे अफ्रीका के अंदर हैं। आप विदेश जाएंगे तो विदेश के अंदर गांव और शहरों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पाएंगे आप। उससे क्या हो रहा है कि अर्बन स्लम्स बन रहे हैं और गांव वीरान हो रहे हैं। माइग्रेशन की स्थिति पैदा हो गई है। गांव के अंदर खेत में काम करने वाले लोग नहीं, क्योंकि यहां तो शहर में था सुनहरा, अच्छा उसमें टोल टैक्स आपने लगा दिया है। पता चला 1,80,000 करोड़ तो साल का आप टोल टैक्स ले लेते हैं लोगों से। तो अभी जैसे दिल्ली मुंबई वो बन रहा है रोड, पता चला पेट्रोल में तो आपका खर्च होगा 8,000 रुपए और 10,000 रुपए का टोल टैक्स आपसे ले लेंगे। आप दिल्ली से आगरा चले जाइए, टोल टैक्स में ज्यादा आप पैसा दे देंगे। तो ये लूट के माध्यम है। देखिए, असली मुद्दा ये था कि आपको जो चीज, देखिए वही जो बात मैं कह रहा था कि अगर लोगों के पास डिमांड होगी, सप्लाई फैक्ट्री वाले अपने आप कर देंगे। उनको आज पता चल जाए कि जैसलमेर के अंदर डिमांड है इस चीज की, वो कहीं ना कहीं से माल पहुंचा देंगे माल। लेकिन डिमांड तो हो, और हमारे देश की इकोनॉमी का आधार ही कंजम्पशन है जो खत्म हो गया है। तो आप जो बात कह रहे हैं, टैक्स लगाने के अलावा इनके पास कोई विकल्प इसलिए नहीं है, और ये जितना टैक्स लगाएंगे, जितना मिडिल क्लास को चूसेंगे, जितना पैसा उसकी जेब से निकालेंगे, इकोनॉमी उतनी खराब होती जाएगी। ओके। आपको टैक्स लगाना चाहिए था अमीरों पे, वो कॉर्पोरेट टैक्स आपने घटा दिया। आपने आशंका व्यक्त की कि इस बजट में टैक्सेस होंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं, सेस बढ़ सकता है, आने वाले समय में पेट्रोल और महंगा हो सकता है, भले ही जो है कच्चा तेल सस्ता हो, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। आपने इस तरफ भी इशारा किया कि भाई जो कंज्यूमर गुड्स हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो सब सामान वो भी बढ़ने की आशंका है। हेल्थ केयर कॉस्ट वो भी बढ़ सकती है। इसके अलावा शिक्षा महंगी हो रही, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा वैसे मिलती नहीं, प्राइवेट स्कूल में डोनेशन, दुनिया भर की चीज़ें आपने बताई। मुझे ये बताइए, लास्ट लाइन, 1 मिनट बचा है, क्योंकि आप देश की अर्थव्यवस्था को 30-40 वर्षों से देख रहे हैं, कई प्रधानमंत्री देखे, तो मैं नेहरू जी और नरसिम्हा राव की तो बात नहीं करूंगा, बहुत दूर की बात हो जाएगी। मनमोहन सिंह और मोदी, इन दोनों प्रधानमंत्रियों की जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमी है, उसमें आपको अगर बुनियादी फर्क कहना हो तो
मनमोहन सिंह को आप 10 में कितने नंबर देंगे, मोदी जी को 10 में कितने नंबर देंगे? छोटा सा सवाल है। नहीं, एक नाम और ऐड कर लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को दूंगा 10 में से 9 नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह को दूंगा 8 नंबर और मोदी जी को दूंगा 6 नंबर। देखिए, जो बेसिक फिलॉसफी जिसपे मैंने काम की थी वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाइए, कैपिटलिज्म को बढ़ाइए, लेकिन कैपिटलिज्म का जो मतलब होता है, कैपिटलिज्म का मतलब होता है फ्री कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। जो रुचिर 100 शर्मा अडानी को पैदा करिए, एक नहीं। तो ये थे प्रोफेसर अखिल स्वामी। इन्होंने आशंका व्यक्त करी कि जिस तरह का मोदी का मॉडल है, जहां पर पूंजीवाद की जगह पर वो सिर्फ 2 कॉर्पोरेट घरानों को आगे बढ़ा रहे हैं, नाम बहुत ऑब्वियस लेने की जरूरत नहीं है, इन 2 घरानों को आगे बढ़ाने की जगह अगर वो सबको बढ़ाते, सबका विकास करते, टाटा, बिरला, महिंद्रा और भी बहुत से जो कॉर्पोरेट घराने, और उनको अगर सुविधाएं होती, उनको अगर अपॉर्चुनिटीज होती, तो शायद आज कहीं स्थिति बेहतर होती। लेकिन सारे अंडे मोदी जी ने एक टोकरी में रख दिए, 2 टोकरी में रख दिए। एक तो ये बात इन्होंने कही कि ये खतरनाक लक्षण है। दूसरी चीज उनका ये कहना है कि ज्यादातर कॉर्पोरेट्स यहाँ से जो भी पैसा है कमा रहे हैं, विदेश ले जा रहे हैं और हिंदुस्तान में इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात ये कही है कि कहीं ना कहीं जो गरीब है उनको राशन देने की जगह अगर उनको रोजगार उपलब्ध कराते, मनरेगा जैसा स्कीम का विस्तार होता, तो उनके पास कैश आता, खरीदने की जो क्षमता है, ताकत है, वो बढ़ सकती है और वहां से इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। वरना 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, ये कर्जा बढ़ता जा रहा है। टैक्स पर टैक्स लगाने की आशंका पहले से ही जाहिर कर दी स्वामी जी ने। और मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास, इनका स्वामी जी का कहना है कि जो 10-15 हजार रुपए कमाता है, वहां से लेके 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक कमाने वाला मिडिल क्लास है, उसकी कमर टूट सकती है। आने वाले दिन अच्छे नहीं, इंतजार करेंगे बजट का जो जल्द आने वाला है। स्वामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और आपने खुलकर बात की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।